पता है अंग्रेजी में ना एक कहावत है, डू नॉट टॉक अबाउट वट यू आर गोइंग टू डू, जस्ट डू इट, लेट योर एक्शंस स्पीक। जब तुम्हारे बिना बताए लोगों को ये पता लगना शुरू हो जाए ना कि ये बंदा कुछ तो बड़ा कर रहा है, कुछ तो बड़ा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है, तो समझ जाओ तुम्हें बोलने की ना ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम बोलेगा। हे स्मार्ट पीपल, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सीरीज़ जहाँ पे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के चैप्टर्स को। तो फिर सवाल लगाना शुरू करते हैं। शर्त आपको पता है कि यार सवाल को देखना है, एनालाइज करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पहले सवाल के साथ शुरू करेंगे और सवाल आपसे कह रहा है कि राइजिंग ऑफ द डो इज ड्यू टू। ऑल्दो इस सवाल का इस चैप्टर के साथ कुछ खास कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल अगर सवाल दिया हुआ है तो आइए लगाते हैं। तो कह रहा है कि जो डो होता है उसकी राइजिंग जो होती है वो किस कारण की वजह से होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईस्ट की वजह से, या प्रोडक्शन ऑफ CO2 की वजह से, या इमल्सिफिकेशन की वजह से, या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हीट पावर लाइक व्हीट फ्लावर स्टार्च इनटू द शुगर। सो भाई आसान सवाल है, कुछ खास नहीं है, ऐसी बातें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोडक्शन ऑफ CO2। आप जानते हैं कि जब ईस्ट जो होती है, आपको पता है बेकर्स ईस्ट का इस्तेमाल होता है, बेकर्स ईस्ट दैट इज सैकेरोमाइसिटिस सर्वेशिया। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं जिसमें CO2 फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है, और वो CO2 जो होती है दैट CO2 एक्चुअली मेक्स द ब्रेड मोर पफी, it makes the bread more puffy and you can say, तो यही है जो आपके ब्रेड को पफीनेस प्रोवाइड करती है CO2 के इलेबोरेशन की मदद से। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग एन एंजाइम कैटलाइजेस द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA। व्हाट इज दैट एंजाइम? इज दिस एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, DNA लाइगेस, या फिर हिंड सेकेंड? तो भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पहली बात तो ये कह रहा है कि बताओ एंड से DNA को काटने वाला कौन है आपका, जो कि न्यूक्लियोटाइड को कॉर्नर्स लास्ट में से रिमूव करता है। तो यार नाम से आप समझ पा रहे हैं या नाम से आप गेस भी कर सकते हैं कि यार वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। बाय द वे इस चैप्टर में हम 3 कैटेगरीज एंजाइम्स पढ़ते हैं, 5 तरीके के। सबसे पहले आपका ऐसा होता है लाइगेज, और वी कैन से लाइजेस, राइट। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे जब हम एक सेल में से DNA निकालना चाहते हैं। तो आप जानते हो कि हम डिफरेंट एंजाइम जैसे कि सेलुलेस, सेल वॉल को हटाने के लिए, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाने के लिए, देन सेल के ऑर्गेनेलीज को मिटाने के लिए हम लाइजोजाइम का इस्तेमाल करते हैं, RNA को हटाने के लिए RNase का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज हाउ वी गेट द DNA। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स आर लाइजेस। देन सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स जो हमारे पास होते हैं उन्हें आप कहते हो एंडोन्यूक्लियस, और वी कैन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक्चुअली ये आपकी एक पूरी कैटेगरी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंडोन्यूक्लियस लेट मी राइट जस्ट एंजाइम्स। इस एंजाइम्स की कैटेगरी में आपको 2 तरह के एंजाइम्स मिलते हैं, राइट। एक होते हैं आपके एक्सो, एक होते हैं एंडो। एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। जो आपके एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ना, ये आपके जो न्यूक्लियोटाइड या फिर DNA का जो सीक्वेंस होता है उसको लास्ट में से कट करेंगे, या तो इस वाली पोजीशन से या फिर इस वाली पोजीशन से कट करेंगे, बट टर्मिनल एंड से कट करेंगे। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये बीच में से एक पर्टिकुलर साइट को पहचान के वहां से काटना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज द मेन जो हमें इस चैप्टर में यही चाहिए होता है, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस फर्दर आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। हमारे काम के कौन से होते हैं बताओ भाई? हमारे काम के टाइप 2 होते हैं, जो कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट पे ही कट करते हैं। सो एंडोन्यूक्लियस में भी हमारे पास टाइप 2 के हमारे काम के होते हैं, ठीक है। तो अब ये बात कर रहा है कि बताओ एंड्स पे कट कौन करता है, तो आपको पता है एक्सोन्यूक्लियस कट करते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। DNA लाइगेज जो होता है ये तीसरी कैटेगरी है हमारे पास। तीसरी कैटेगरी ऑफ एंजाइम जो हम इस चैप्टर में यूज करते हैं दैट इज लाइगेज, जो कि कटे हुए या स्टिकी एंड्स को जोड़ने के काम आएगा, है ना, या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA की फॉर्मेशन में काम होंगे। वो कौन है? आपके लाइगेसेस। चौथे की अगर हम बात करें तो हम यूज करते हैं यहाँ पे आपके पॉलीमरेसेस, राइट।
जहाँ पे आपको पता है कि हमें पूरा अगर डीएनए का स्ट्रैंड्स फॉर्म करवाना है आगे लंबा, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, लाइक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और लास्ट कैटेगरी जो हम यूज़ करते हैं वो है आपके एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो कि आपको पता है कि फॉस्फेट ग्रुप जो स्टिकी एंड्स पे काट दिया गया था उसको जोड़ने में काम आएगा। और इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं बैक, यैक, है ना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दीज थिंग्स। तो एनी हाउ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंडोन्यूक्लियस जो है वो बीच में से कट करेंगे, डीएनए लाइगेज जोड़ने के इस्तेमाल आएंगे। एंड हिंट सेकंड विच स्टैंड्स फॉर हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजिया। एंड डी इज व्हाट द स्ट्रेन, जो कि आर डी स्ट्रेन होता है इसका। और सेकंड क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, ठीक है। सो दिस इज अगेन यू नो इट्स अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो कि एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, ओके। अगला सवाल देखो, तो कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की मदद से अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना, तो वो क्या कहलाएगा? इज दिस ट्रांसडक्शन, इज दिस कॉन्जुगेशन, इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन? देखें, आसान सवाल है, अच्छा है ना। ट्रांसडक्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज वेक्टर की मदद से जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसे आप ट्रांसडक्शन कहते हो। ऑल्दो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। जैसे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हो कौन सा मेथड, हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे आप क्या इस्तेमाल करते हो, डाइवेलेंट कटायन का इस्तेमाल करते हो। आप डाइवेलेंट कटायन का इस्तेमाल करोगे ताकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पोल्स क्रिएट हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका डीएनए होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता। दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द पोर्स ऑन द मेम्ब्रेन। तो डाइवेलेंट कटायंस की मदद से हम वो पोल्स क्रिएट करेंगे। पोल्स क्रिएशन के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, पहले आइस देंगे, फिर गर्माहट देंगे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन वापस उसे आइस पर रखेंगे ताकि उसकी कंपैटिबिलिटी इंक्रीज हो जाए और वो उस पर्टिकुलर डीएनए को अपने अंदर ले ले, वो सेल जो है वो उस डीएनए को अपने अंदर ले ले। दिस इज द करेक्ट, ओके। एक तरीका ये होता है। तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है? तरीका नंबर 2 ट्रांसडक्शन, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ट्रांसडक्शन, ओके सर। जहाँ पे आप वेक्टर का इस्तेमाल करके, है ना, एक पर्टिकुलर सेल आपके पास है, आपको इसमें डीएनए ट्रांसफर करवाना है, तो आप पहले उस डीएनए को आप उस वायरस में ट्रांसफर कर दो, और फिर जो ट्रांसफर है बैक्टीरियोफेज वो उस सेल के अंदर उस पर्टिकुलर डीएनए को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। सो इट्स ट्रांसडक्शन विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर। तीसरा तरीका हो सकता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, जहां पे आप किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो आइदर इलेक्ट्रोपोरेशन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के आप एक सेल को कंपिटेंट बनाओगे ताकि वो उस डीएनए को इंसर्ट ले ले, अंदर ले ले। दूसरा फिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फिजिकल मेथड्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो, बायोलिस्टिक गन का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आप एक बुलेट को टंगस्टन की कोटिंग करके और डीएनए को लगा के और फिर आप उसे इंसर्ट करवा दोगे, तो ऐसे आप कर सकते हो। और चौथा होता है आपके पास तरीका, एक और तरीका भी है, जहाँ पे आप एक तरीके से माइक्रो इंजेक्शंस का इस्तेमाल करोगे। माइक्रो इंजेक्शंस का इस्तेमाल करोगे तो इस तरीके से आप एक सेल को कंपिटेंट बना सकते हो। ट्रांसलेशन क्या होता है? इट्स अ मेथड जहाँ पे आप यू कैन से एमआरएनए को कन्वर्ट करते हो प्रोटीन्स के अंदर, तो ये अलग है। यहाँ पे आप एमआरएनए को कन्वर्ट करते हो प्रोटीन्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स विच इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री, तो वो अलग प्रोसेस हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना, एंड द सेल विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो ये भी एक अलग प्रोसेस है। कॉन्जुगेशन में आप क्या करते हो, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन करके पिलाई की फॉर्मेशन करके एंड फिर अपना जेनेटिकल मटेरियल एक्सचेंज करता है, तो वो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया है। यहाँ पे वेक्टर्स की मदद से वो बात कर रहा है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके पीछे की सारी कहानी हमने एक्सप्लेन कर दी है। स्टिल आई थिंक एक छोटा सा रिवीजन आपको मिल गया होगा। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेस्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द डीएनए सेपरेशन बाय अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ एक अच्छा सवाल है, कह रहे हैं अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी अगर बात की जाए ना तो क्या था, आपको याद होगा
पहले तो मुझे बताओ कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी। अगर हमें इलेक्ट्रो जेल अगेरोफोरेसिस करना है तो उसमें आप क्या क्या चाहिए होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड द अगेरोस जेल। कहाँ से मिलता है अगेरोस जेल? गैलीडियम या फिर ग्लासिलेरिया, जो कि एक रेड एल्गी होती है, वहाँ से मिलता है। दूसरा हमें चाहिए होगा बफर, ताकि हम वाटर का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कर पाएँ। तीसरा हमें चाहिए होंगे कटायंस एंड अनायन, जो कि इलेक्ट्रोड्स हैं, सॉरी कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड ये हमें चाहिए होगा, ताकि हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रोड्स क्रिएट कर पाएँ, ताकि डीएनए जो है वो पार करेगा वहाँ से। और चौथा हमें डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए होगा, डीएनए फ्रेगमेंट। साथ में हमें कुछ केमिकल्स चाहिए, जैसे इथीलियम ब्रोमाइड चाहिए होगा, है ना। अल्ट्रा यूवी रेस हमें चाहिए होंगी, ताकि हम उसको एक्सपोजर करके देख पाएँ डीएनए फ्रेगमेंट को। ये सब हमें चाहिए होता है उसके अंदर। तो हाउ वी डू इट, लाइक वी हैव अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपैरेटस। सो वी हैव सम वेल सैंपल्स देयर, जहाँ पे हम अपने डीएनए को प्लेस करेंगे। यहाँ पे हम पॉजिटिवली चार्ज रोड लगा देंगे, और आई कैन से यहाँ पे हम नेगेटिवली चार्ज लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज लगा देंगे। यहाँ पे डीएनए हमने डाल दिया है, ये आपका अगेरोस जेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और इसकी वजह से डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है वो भागना स्टार्ट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू देयर साइज, है ना, मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, जो ज़्यादा बड़ा होगा वो स्लो भागेगा, जो छोटा होगा जिसका वेट ज़्यादा होगा वो स्लो भागेगा, जिसका वेट कम होगा वो फास्ट भागेगा, ठीक है। साइज़ के अकॉर्डिंग होता है बेसिकली। तो इस तरीके से आप इस सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकते हो। फिर आप उस पर एथीडियम ब्रोमाइड डालोगे, ठीक है, और देन यू विल जस्ट लाइक आप उस पर एक्सपोज करोगे यूवी रेडिएशन, जिससे कि ऑरेंज कलर के फ्रेगमेंट्स आपको दिखेंगे, एंड यू कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट देम विद द हेल्प ऑफ इल्यूजन, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे आप उस डीएनए फ्रेगमेंट को जेल में से बाहर निकालते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। नाउ सवाल पे आते हैं, है ना, काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर हम बात करें कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो डीएनए कैन बी सीन विद द विजिबल लाइट, या डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग द विजिबल लाइट। इथीडियम ब्रोमाइड को इस्तेमाल करेंगे एंड डीएनए कैन बी सीन विजिबल लाइट, या इथीडियम ब्रोमाइड की मदद से हम यूवी लाइट की मदद से आपके डीएनए को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और कैसे देखेंगे आपके डीएनए फ्रेगमेंट? ऑरेंज कलर के, ठीक है। ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रेगमेंट्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल देखो। रेस्ट्रिक्शन इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिफर्स टू। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो जस्ट सिमिलर टू लाइक गाजर के हलवे में गाजर का मतलब क्या होता है? स्टूपिड क्वेश्चन। तो हम देखें भाई, तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, ये होता है रेस्ट्रिक्शन का मतलब, एक पर्टिकुलर साइट पे काटना, ठीक है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन। आते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको आरडीएनए बनाना है, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि बताओ सबसे पहले आरडीएनए बनाया किसने था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रिपेयर्ड बाय विच साइंटिस्ट? ये आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? वेल, सवाल पे आते हैं। तो बताओ, अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसमें से इनमें से किसका इस्तेमाल आप नहीं करोगे? नॉट रिक्वायर्ड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए होंगे सर, डीएनए लाइगेज जोड़ने के लिए चाहिए होगा, डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्वियसली जिसको आप कर रहे हो वो तो चाहिए होगा ना। इट्स लाइक गाजर के हलवे में गाजर चाहिए ना हमें, तो द सेम थिंग। ई कोलाई का यहाँ पे काम नहीं है ना। ई कोलाई का काम आएगा कब? ई कोलाई हम इस्तेमाल करेंगे जब हम क्लोनिंग करेंगे। तो अभी हम क्लोनिंग नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों की जरूरत होगी। लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव दिस प्लाज्मिड, होस्ट प्लाज्मिड, ओके। इसमें आपने क्या किया? इसके अंदर आपने अपना फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया। तो यू रिक्वायर्ड अ डीएनए फ्रेगमेंट, फर्स्ट थिंग डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए होगा। दूसरा डीएनए लाइगेज चाहिए, इनको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज चाहिए होगा। तीसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको कट करने के लिए, और इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को आप जहाँ से लेके आ रहे हो वहाँ से कट करने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए। एंड वोला, यू हैव योर आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, बाकी इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो। इन अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर साइज जो है उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है।
नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द प्लाज्मिड टू बी यूज एज अ वेक्टर इज, तो प्लाज्मिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ORI, सिलेक्टेबल मार्कर, प्रेजेंस ऑफ साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, या फिर उसका साइज। तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर्स आर इंपॉर्टेंट, विच इज़ रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है ना एक प्लाज्मिड का, वो होता है उसका ORI, विच एक्चुअली डिसाइड्स द नंबर ऑफ कॉपीज। यही है जो नंबर ऑफ कॉपी डिसाइड करेगा कि कितनी कॉपी रेप्लिकेट्स होंगी। यही है जो डिसाइड करता है कि भाई अगर आपने एक सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल भी दिया, मान लो अगर आपने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल भी दिया तो उसको रेप्लिकेट भी तो करना है ना। यही तो मेन हमारा मोटिव था स्टार्टिंग से कि भाई हम एक पर्टिकुलर डीएनए का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, उसको इंसर्ट करेंगे ई कोलाई के अंदर और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाएंगे। यही तो मोटिव था कि उसको लार्ज एक्सटेंट पे हम ग्रो करवा सकें। तो अगर रेप्लिकेशन ही ना हो पाए, उसकी मल्टीपल कॉपीज ही ना बन पाए, तो फायदा क्या इतना सब कुछ करने का, है ना। तो ORI इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें रेप्लिकेशन की साइट चाहिए होगी प्लाज्मिड के अंदर, ताकि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीपल कॉपीज बना सके। ओके, सो ORI इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और क्या क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, आप जानते हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो वी हैव दीज साइट्स एंड प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट इज ऑल्सो देयर, और साइज जो है आपको पता है स्मॉल होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज है किसकी? एक वेक्टर की, और या फिर आप कह सकते हो एक प्लाज्मिड की ये प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? पहला ORI, सेकंड ROP। ROP क्या होता है? वो प्रोटीन्स का सीक्वेंस, वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो ORI को डिजाइन करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तीसरा और क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर्स, या वी कैन से साइज, छोटा साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज। चौथा सिलेक्टेबल मार्कर्स, है ना, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, लेक्जेडजीन। उसके अलावा आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट। तो ये सब क्या है? ये प्रॉपर्टीज हैं एक अच्छे प्लाज्मिड की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम अ बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज। अगर आपको एक बैक्टीरिया में से डीएनए निकालना है तो इनमें से किसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे? ऑब्वियसली अगर आपको डीएनए को निकालना है तो आप डीएनए का इस्तेमाल तो ना करोगे, इट्स डीएनए, है ना। अगर आपने डीएनए का इस्तेमाल कर दिया तो यार डीएनए कट जाएगा, आपको आपका डिजायर डीएनए मिल ही नहीं पाएगा। एंड दैट्स व्हाट यू वांट, आपको चाहिए डीएनए, आप डाल रहे हो डीएनए को मारने वाली मशीनरी। तो इट्स, ये तो फिर वही हो गया ना, कचरा हो गया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दी। तो दिस इज ऑब्वियसली यू वांट यूज इट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप यूज करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको उस सेल की सेल वॉल हटाने के लिए आपको सेलुलेज डालना पड़ेगा, या फिर काइटिनेज अगर फंगस है तो, है ना। तो इनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आपको डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिटर्जेंट क्यों? ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप तो काट पाएँ। तीसरा, आपको ऑर्गेनेलीज को मारने के लिए आपको लाइजोजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चौथा, आरएनए को मारने के लिए आपको आरएनएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सब आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट डीएनएस। प्रोटीन्स को मारने के लिए प्रोटीएजेस का इस्तेमाल करोगे। फाइन, अगला सवाल देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पॉपुलराइज्ड द पीसीआर। कौन से साइंटिस्ट हैं, या आई थिंक किसने पीसीआर को पॉपुलराइज किया है? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है पीसीआर की जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गया? या सोशल मीडिया वाली लैंग्वेज में कि ऐसी वो क्या चीज़ थी उसके अंदर कि जिसने उसको वायरल कर दिया, जिसने उसको वायरल कर दिया। तो इट्स लाइक यू नो हु इज दैट? थर्मस एक्वेटिकस। सारा क्रेडिट आप इसको दे सकते हो, थर्मस एक्वेटिकस जो है ना, यही है जो बेसिकली यू नो हाई टेम्परेचर पे भी ये वाला एंजाइम काम कर सकता है। एंड और ये बैक्टीरिया जो है ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, इस वजह से पीसीआर सक्सेसफुल हो पाया था। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द थर्मोस्टेबिलिटी, पीसीआर स्टिल वर्क्स। अगर ये नहीं होता तो पीसीआर भी काम नहीं कर पाता है। दिस इज हाउ हमारे पास ये इतनी शानदार टेक्निक नहीं आ पाती। अगला सवाल, एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन द वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो है किस में मदद करता है आपकी? तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से पहचानने में मदद करता है ना।
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से पहचानने में कौन मदद करेगा आपका? ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है ये मदद करने वाला है इसमें। कैसे? आपको पता है कि कोई एंजाइम है, ये मतलब कोई एक मान लो सेल है, इस सेल के पास इसका न्यूक्लियस है ना। सिमिलरली हमारे पास सिमिलरली मान लो हमारे पास क्या है, ये दूसरी सेल है जिसके पास इसका न्यूक्लियस है। मान लो इसके अंदर हमने आपका एक डिज़ायर डीएनए जो है वो, या फिर एक प्लाज्मिड को इंसर्ट किया जिसके पास क्या है, डिज़ायर डीएनए है, और दूसरे में नहीं किया। तो आपको पता है कि अगर आप इन दोनों सेल्स को एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, या आप कह सकते हो एक एंटीबायोटिक में डालोगे, तो ये वाला सर्वाइव कर जाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड तो विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, तो ऐसा आप पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक, और आई कैन से with the help of antibiotic resistance, जो कि ये हो चुका है because of this plasmid, we can just usually select or selection of transformant and non-transformant, option number B. ओके, अगला सवाल, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड। मैंने आपको बता दिया हीट शॉक क्या होता है। पहले डाइवेलेंट कैटायन का इस्तेमाल करना है ताकि परमेबिलिटी या फिर पोर्स क्रिएट हो जाए, और फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट दो ताकि वो कंपैटिबल हो जाए या इजिली परमेबल हो जाए उस डीएनए के लिए। ठीक है, तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट व्हाट, सोचो, significance of heat shock method in the bacterial transformation is to facilitate the binding of DNA to the cell wall, या uptake of DNA through membrane through proteins, या uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall. This is correct, है ना। हम pores create करते हैं ताकि वो easily उसके अंदर insert हो सके। अगला, the role of DNA ligase in the construction of recombinant DNA molecule। DNA ligase का काम क्या होता है? तो आपको पता है कि if we have this DNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना, इसमें हमारे पास डीएनए है, हमने इसे कट किया था मान लो इस पोजीशन से और इस पोजीशन से, तो वी वर हैविंग GAATTC, GAATTC, एक यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया, तो वी हैव दिस वन, है ना, वी हैव दिस, एंड वी हैव दिस। तो अब जब हमें इन दोनों को जोड़ना है ना, यहाँ से और यहाँ से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अगर हमें जोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप जुड़ जाएंगी, वो स्टिकी नेचर की होती है। ठीक है, हमें जोड़ना क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसके लिए हमें चाहिए होंगे डीएनए लाइगेज, तो इट बेसिकली अटैचेस व्हाट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ने में इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम एक बार। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द डीएनए फ्रेगमेंट, बिल्कुल सही, बट नॉट बिटवीन द टू डीएनए फ्रेगमेंट। हमारे पास एक ही डीएनए है, उसके स्टिकी एंड्स को जोड़ना है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नहीं देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं जोड़ना हमें, वो स्टिकी होते हैं, वो खुद जुड़ जाएंगी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग हो गए थे, उनके स्टिकी एंड्स को जोड़ने के लिए हमें लाइगेज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम कहाँ से निकालते हैं? बैक्टीरिया से निकालते हैं, याद है भाई। आपको पता है कि एक सेल है, मान लो ई कोलाई, इस पे किसी वायरस ने मान लो अटैक किया, तो वायरस क्या करेगा? अपना खुद का जेनेटिकल मटेरियल इसके अंदर डालेगा, है ना, साथ में इस सेल के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है। तो इस ई कोलाई के पास एक मशीनरी होती है जिसकी मदद से ये इस वायरस से बचना चाहती है और बच भी पाती है। कैसे? इसके पास ना कुछ एंजाइम्स होते हैं, है ना। पहला एंजाइम होता है जो कि एक्चुअली मिथाइलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो इस बैक्टीरिया के जो डीएनए है ना या जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा, CH4 ग्रुप जोड़ देगा। तो नाउ दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे एक और एंजाइम होगा, एक तो ये वाला एंजाइम है मिथाइलेटिंग वाला, है ना। तो इसने क्या किया? इसने CH4 जोड़ दिया अपने खुद के डीएनए के ऊपर। फिर दूसरा एंजाइम होता है कौन सा? मान लो ये वाला, ये है आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो क्या करेगा? जो तैयार है कैंची लेके डीएनए के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, कच 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 ऐसे तरीके से। ठीक है, तो अब इसे कैसे पता कि इस वाले डीएनए के टुकड़े करने हैं या फिर इस वाले के करने हैं? तो विद द हेल्प ऑफ दिस मिथाइलेटिंग
एजेंट की मदद से ही पहचान पाएगा कि भाई ये अपना है, ये बाहर का है, इसे काट दो। ठीक है, तो ये मशीनरी प्रॉपर्ली अवेलेबल होते हैं किसमें, बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया से ही हम क्या करते हैं, बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम निकालते हैं। तो अब पढ़ते हैं इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, कौन सा वो बैक्टीरिया है जिसमें से हम एंडोन्यूक्लियस नहीं निकालते हैं, नॉट अ सोर्स। तो आपको पता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हम क्या निकालते हैं, हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, ये हम निकालते हैं। एस्टर्चिया कोलाई से हम इकोआर1 निकालते हैं, राइट। देन वी हैव अगेरोबैक्टीरियम टुमनीफेशियम एंड वी हैव द बैसिलाई अमोलाई, तो इससे हम बैम निकालते हैं, बैम फर्स्ट, बैम सेकंड। ठीक है, अगेरोबैक्टीरियम टुमनीफेशियम जो है इसका इस्तेमाल हम नहीं करते, बिकॉज ये जो है ये एक तरह का आप कह सकते हो पैथोजन है, और वी कैन से पैरासाइट टू प्लांट। ये प्लांट के लिए पैरासाइट है, जो प्लांट के अंदर टी प्लाज्मिड होता है इसके पास, इट हैज टी आई प्लाज्मिड, जो कि एक्चुअली ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है, ठीक है, इन द प्लांट्स। और कौन से डिसीज कॉज कर सकता है, यू कैन से गॉल क्राउन डिसीज। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिसीज कॉज कर सकता है उस प्लांट के अंदर, और नोड्यूल्स में स्वेलिंग कर देगा। तो इसीलिए इस बेसिकली इससे हम कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं निकालते, एंड इट कैन बी यूज एज अ शटर वेक्टर। इसको आप शटर वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज इसको आप यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल्दो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसका इस्तेमाल आप नहीं करते टू ऑब्टेन द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दैट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज में से कौन सा होगा इनमें से, आपको बताया टैग पॉलीमरेज पीसीआर में इस्तेमाल होगा, और पीसीआर के 3 स्टेप्स होते हैं इफ यू रिमेंबर। फर्स्ट वी हैव डीनेचरिंग, ठीक है, फर्स्ट वी हैव डीनेचरेशन, सेकेंड वी हैव अनीलिंग, एंड थर्ड वी हैव इलोंगेशन। तो जो आपका इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन में हम टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हो सके, आपके पास जो पर्टिकुलर, सबसे पहले में क्या हुआ था, डीनेचर में आपके ये बॉन्ड्स अलग हुए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेकंड वाले में क्या किया आपने, सेकंड में आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्राइमर लगा दिया। और तीसरा इलोंगेशन में आप क्या करोगे, टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करोगे ताकि ये जो है ये आगे बन सके और यहाँ से ये आगे बन सके। तो बेसिकली इलोंगेशन वाले प्रोसेस में आप टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल, अ बैक्टीरियल सेल was transformed with a recombinant DNA that was generated using a human gene। ह्यूमन जीन का आपने डीएनए लिया है, ठीक है, मतलब ह्यूमंस के जीन में से आपने कोई एक फॉरेन जीन उठाया, उसको आपने बैक्टीरिया में डाला, ठीक है। यू कैन सी अ बैक्टीरियल सेल वाज ट्रांसफॉर्म्ड। तो ट्रांसफॉर्म्ड कौन होता है, एक सेल जिसको आपने ट्रांसफॉर्म्ड किया है, मतलब उसमें कुछ डाला है आपने, तो कुछ फॉरेन जीन डाला होगा आपने, तो वो फॉरेन जीन किसका था, वो ह्यूमंस का फॉरेन जीन था। हाउएवर द ट्रांसफॉर्म्ड सेल डू नॉट प्रोड्यूस द प्रोटीन्स। फिर इस सेल ने ना जो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो नहीं बना पाई, इसने वो प्रोटीन्स नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए, वाई, बिकॉज ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जीन ह्यूमंस का था। ह्यूमंस के जीन में आप जानते हो बहुत सारे क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं एंड एक्सॉन्स होते हैं। कौन काम के होते हैं, एक्सॉन्स काम के होते हैं, इंट्रॉन्स काम के नहीं होते, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब पर्टिकुलर इस वाली सेल ने इसको एनालाइज करने की कोशिश करी ना, तो उसमें बार बार बहुत सारे क्या होते हैं, इंट्रॉन्स आ रहे थे और एक्सॉन्स बहुत कम थे। और बैक्टीरियल सेल के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं होती जिसकी मदद से वो इस इंट्रॉन्स को हटा सके और सिर्फ एक्सॉन्स को पढ़ सके। इस कारणवश बैक्टीरियल सेल जो है वो ह्यूमन जीन में से प्रोटीन्स को बनाने के लिए सक्षम नहीं थी। दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं कि ह्यूमन जीन्स में हैव इंट्रॉन्स विच बैक्टीरियल सेल कैन नॉट प्रोसेस। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, which of the following should be chosen from the best yield if one were to produce a recombinant protein in a large amount। तो भाई अगर लार्ज अमाउंट में ही बनाना है तो आप कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप एक काफ़ी बड़ी वैरायटी में प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड विद अ नोबेल प्राइज। किसको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द पीसीआर टेक्निक। तो भाई आपको पता होना चाहिए पीसीआर जो है वो बनाया किसने था, कैरे मिलस।
इन्होंने पीसीआर बनाया था। ठीक है, तो 2-3 डेटा है जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, या मैं सिर्फ यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आपको याद हो तो आप पहले सोचना, कमेंट सेक्शन में मैं इसके आंसर्स लिख दूंगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, ये सवाल है, मतलब किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या बनाया था आप कह सकते हो। सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसने ढूंढे थे। ठीक है, जहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ढूंढा था। नेक्स्ट, टीसीआर किसने आइडेंटिफाई किया था, नाम आपको बताइए पहले से। इसके अलावा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसने ढूंढी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए सवाल है, सोचना भाई, अच्छे सवाल है ना, कि किन ये साइंटिस्ट के नाम है आपको बस बताने हैं। ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट ने क्या बताया ये आपको कमेंट करना है मुझे, या मैं पिन कर दूंगा कमेंट जो मुझे सही आंसर देगा इसका। ठीक है, लास्ट सवाल है हमारे इस टॉपिक का, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सी बात रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए सही नहीं है, तो इट रिकॉग्नाइजेस अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, दिस इज करेक्ट। It is an endonuclease, this is also correct. It is isolated from the viruses, no, it is isolated from the bacteria. और क्या ये sticky ends बनाता है, बिल्कुल सही है। ओके, सो वी हैव डन दिस चैप्टर ऑल्सो, काफ़ी सारे सवाल हमने करे हैं, और चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, काफ़ी सारी नई नई बातें जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी वो इस चैप्टर में आप सीखते हो। So hopefully you enjoy this session, and if you like this, hit the like button. If you have any suggestion for me, please let me know in the comment section, and all the very best for your preparation. Keep watching the sessions, काफ़ी और sessions भी आपके लिए हम लेते आएंगे। Just your likes and your comments motivate us to do more and more things for you. Keep motivating us, and we will try our best to deliver the best content for you. We'll see you in the next session. पढ़ाई करते रहें, safe रहें, bye bye, take care.